स्टॉक चार्ट्स पे आपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स बहुत देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ ब्रेकआउट स्पॉटिंग नहीं है। आज हम चार्ट्स को फंडामेंटल्स के साथ कंबाइन करेंगे, यानी कि एक प्रॉपर टेक्नो फंडा स्पेशल। और इस वीडियो के लिए हमने स्टॉक सिर्फ इसलिए सिलेक्ट नहीं किए कि उन्होंने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। हमने एक और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर यूज किया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ध्यान रहे, ये RSI नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ये बताती है कि कोई स्टॉक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है या वीक। एग्जाम्पल के लिए, अगर बजाज फाइनेंस को निफ्टी 500 से कंपेयर करें तो ये इंडिकेटर बताएगा कि बजाज फाइनेंस निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं। सिंपल रूल, जब रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 के ऊपर होती है, स्टॉक ब्रॉडर मार्केट से आउट परफॉर्म कर रहा होता है। जब रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 के नीचे होती है, स्टॉक ब्रॉडर मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा होता है। अब अगर स्टॉक प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 0 के ऊपर जा रही है, तो ब्रेकआउट में कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है पर रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक है, तो ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ कम हो सकती है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है एक्यूटास केमिकल्स। स्टॉक ने लगभग 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। उस टाइम रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 0 के ऊपर आ गई और उसके बाद स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। दूसरा एग्जांपल है नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल। इस स्टॉक ने भी लगभग 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। रिलेटिव स्ट्रेंथ ने भी आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिया और उसके बाद स्टॉक में अप मूव आया। लेकिन याद रहे, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पॉजिटिव इंडिकेटर्स के बावजूद सेटअप्स फेल हो सकते हैं, इसलिए प्रॉपर एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ तो समझ लिया, अब आते हैं आज के 5 स्टॉक्स पर जहां ब्रेकआउट भी है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव। हमारी पहली कंपनी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, इंडिया की लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी। सितंबर 24 के पीक से स्टॉक लगभग 50% करेक्ट हुआ और रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 के नीचे जाने से निफ्टी 500 के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म करने लग गया। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ने आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिया, मोमेंटम बिल्ड हुआ और स्टॉक ने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज का ब्रेकआउट दिया है। ये सेटअप 134 के नीचे इनवैलिड माना जाएगा। अब बिजनेस को समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर हैं। कार की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वायरिंग, मिरर्स, बम्पर्स और कॉकपिट्स जैसे की कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। मदरसन एग्जैक्टली यही प्रोवाइड करती है। इनकी एक यूनिक स्ट्रैटेजी है। कंपनी डिस्ट्रेस बिजनेसेस को अक्वायर करके उनका टर्न अराउंड करती है। 2002 से अब तक कंपनी लगभग 47 एक्विजिशंस कर चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो वायरिंग बिजनेस का रेवेन्यू शेयर 24.6% है और मॉड्यूल और पॉलीमर प्रोडक्ट्स का 42%, मिरर्स का 14% और इमर्जिंग बिजनेसेस जैसे कि एरोस्पेस, हेल्थ एंड मेडिकल का शेयर 11.5% है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 23 स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस किए हैं। आज मदरसन की प्रेजेंस 44 कंट्रीज में। फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स डबल हुई हैं और नेट प्रॉफिट 3.5 गुना हुआ है। ग्रोथ आउटलुक भी अग्रेसिव है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 30 के लिए 10 लाख करोड़ ग्रॉस रेवेन्यू का टारगेट रखा है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 26 में ग्रॉस रेवेन्यू 2 लाख करोड़ था। इस गाइडेंस के बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर 30 तक रेवेन्यू CAGR 36% निकलता है। ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस एक की मॉनिटरेबल है। फाइनेंशियल ईयर 26 ROCE 16% रहा और कंपनी का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 30 तक 40% ROCE अचीव करना है। मतलब कंपनी 100 रुपए की कैपिटल पर 40 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करेगी। इनका ऑर्डर बुक लगभग 9 लाख CR पे खड़ा हुआ है। ये फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यूज का 7 टाइम्स है, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन बैलेंस शीट भी देखनी जरूरी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 22 के 8,500 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 10,250 करोड़ हो गई, यानी कि 20% का इंक्रीज। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 24 में पीक पर थी और अब रिड्यूस हो रही हैं। डेट टू इक्विटी अभी 0.47x है, जो कंफर्टेबल लेवल पे है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.72x है, मतलब कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स का 4.7 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। डेट बढ़ने का रीजन एक्सपेंशन है। फिक्स्ड एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 22 के 21,000 करोड़ से बढ़कर 26 में 38,500 CR हो गए, यानी कि 80% ग्रोथ। CWIP भी ऑल टाइम हाइस पे है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर पिछले 5 सालों से लगभग 3 गुना के आसपास है। मतलब कंपनी 1 रुपए के फिक्स्ड एसेट्स पे 3 रुपए की सेल्स जनरेट कर रही है। कैश जनरेशन भी स्ट्रॉन्ग है विद कंसिस्टेंट पॉजिटिव CFO और CFO टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 50% के ऊपर है। रिस्क में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पैसेंजर व्हीकल डिमांड वीकनेस मॉड्यूल्स और पॉलीमर डिवीजन पर प्रेशर डाल सकता है।
है। कॉपर प्राइसेस में रिसेंट 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 38% ईयर ऑन ईयर जंप वायरिंग हार्नेस मार्जिन्स को शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है डिस्पाइट कॉस्ट पास थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। ओवरऑल संवर्धना मदरसन में ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम इंप्रूव हुआ है, ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग है बट डिमांड वीकनेस। कॉपर प्राइसेस और बोरोइंग्स की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। और अब आते हैं एक ऐसी कंपनी पे जो इंडिया के पोर्ट्स पर एनर्जी मूवमेंट का बैकबोन बन रही है, एजिस लॉजिस्टिक्स। कंपनी का स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपमूव में था, लेकिन जुलाई 24 से इसमें पॉज देखने को मिला, जहां स्टॉक रेंज कंसोलिडेशन में चला गया। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर ने ब्रॉडर इंडेक्स के कंपैरिजन में आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिया है। ये ट्रेंड 800 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। अब एजिस के बिजनेस मॉडल को सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप इंडिया के टॉप फ्यूल या केमिकल सप्लायर हैं। आपको एलपीजी या ऑयल बाहर से इंपोर्ट करके सेफली इंडिया के पोर्ट्स पे स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ एंट्री होती है एजिस लॉजिस्टिक्स की। ये एनर्जी और केमिकल्स के लिए एक इंटीग्रेटेड मेगा वेयरहाउस और डिलीवरी पार्टनर की तरह काम करते हैं। कंपनी बल्क लिक्विड्स और गैसेस को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इनका बिजनेस मेनली दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, गैस डिवीजन यानी कि एलपीजी सोर्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विड लॉजिस्टिक्स यानी कि ऑयल एंड केमिकल्स की स्टोरेज। गैस डिवीजन कंपनी के रेवेन्यू का 90% लाता है, जबकि लिक्विड डिवीजन इनका हाई मार्जिन इंजन है। कंपनी के स्टेट ऑफ द आर्ट स्टोरेज टर्मिनल्स इंडिया के 7 मेजर पोर्ट्स पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स 1.8x ग्रो हुई है और नेट प्रॉफिट 2.8x ग्रो हुआ। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ का एक ही रीजन मार्जिन एक्सपेंशन रहा, जहां मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 22 के 12% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 17% हो गए। कंपनी अब एक बड़ा एक्सपेंशन फेज एंटर कर रही है। 27 तक इनका क्यूमुलेटिव कैपेक्स 11,300 करोड़ तक पहुंच जाएगा और 2030 तक टोटल कैपेक्स पाइपलाइन 47,000 CR की है। ये एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जीक्यूशन क्वालिटी यहाँ की मॉनिटरेबल रहेगी। क्वार्टर 4 में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के मार्जिन्स इंक्रीज हुए थे। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि आने वाले सालों में हायर वॉल्यूम्स और प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसीज के चलते 7,000 रुपए पर टन का एवरेज मार्जिन सस्टेनेबल रह सकता है। अब रिस्क को समझते हैं। 2030 तक 47,000 CR कैपेक्स एग्जीक्यूशन रिस्क लाता है। अगर नए टर्मिनल्स के बाद डिमांड स्लो रही तो एसेट यूटिलाइजेशन और रिटर्न मैट्रिक्स इंपैक्ट हो सकते हैं। दूसरा रिस्क क्रूड लिंक्ड एलपीजी प्राइसेस का है। ब्रेंट और WTI में शार्प मूवमेंट सोर्सिंग कॉस्ट और स्टोरेज डिमांड को डिसरप्ट कर सकती है। ओवरऑल एजिस लॉजिस्टिक्स में मोमेंटम इंप्रूव हुआ है। 7 मेजर पोर्ट्स मार्जिन एक्सपेंशन ऑफ 5 बिलियन कैपेक्स पाइपलाइन ग्रोथ विजिबिलिटी देते हैं, वाइल एग्जीक्यूशन, यूटिलाइजेशन और एलपीजी प्राइस वॉलेटिलिटी की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। अब अगली कंपनी ऑटो सेक्टर की एक प्रॉक्सी प्ले है, जहां सेल्स स्लोडाउन के नंबर्स में एक हिडन कैच है, मिंडा कॉर्पोरेशन। पहले इसका चार्ट स्ट्रक्चर समझते हैं। अगस्त 24 के पीक से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ में आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल आया है और स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाईज का ब्रेकआउट भी दिया है। ये सेटअप 610 के नीचे इनवैलिड माना जाएगा। कंपनी मेनली लॉक्स, स्मार्ट कीज, डाई कास्टिंग पार्ट्स, वायरिंग हार्नेस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और ईवी कंपोनेंट्स बनाती है। मिंडा का रेवेन्यू मेनली 2 और 3 व्हीलर से 48%, कमर्शियल व्हीकल से 28 और 4 व्हीलर से 14% आता है। ज्योग्राफी वाइज 89% रेवेन्यू इंडिया से आता है और बाकी एक्सपोर्ट से। ग्रोथ आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 30 तक 19 से 20% रेवेन्यू CAGR का गाइडेंस दिया है। एज अ फाइनेंशियल ईयर 26 इनका ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ का है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यूज का 1.6 टाइम्स है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो पिछले 5 सालों में सेल्स डबल हुई है और नेट प्रॉफिट 1.8x ग्रो हुआ है। लेकिन सेल्स नंबर्स में एक इंटरेस्टिंग कैच है। फाइनेंशियल ईयर 23 तक कंपनी डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट कर रही थी, फिर 24 और 25 में ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ गई। दोनों साल सिर्फ 8%। क्या बिजनेस स्लो हो गया था? इस स्लो डाउन का मेन रीजन था फाइनेंशियल ईयर 23 का हाई बेस, जहां सेल्स 44% बढ़ी थी, और वीक ऑटो डिमांड, स्पेशली 2 व्हीलर्स, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में सिर्फ 9% ग्रो हुए। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कॉपर पास थ्रू क्लॉज। मिंडा का की प्रोडक्ट वायरिंग हार्नेस है, जिसमें कॉपर का हैवी यूज होता है। OEM कॉन्ट्रैक्ट्स में पास थ्रू क्लॉज होता है,
मतलब कॉपर महंगा होता है तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है और कॉपर सस्ता होता है तो सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। मार्जिन स्टेबिलिटी इसका प्रूफ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 44%, 24-25 में 8% और 26 में 22% ग्रोथ के बावजूद ओपीएम लगभग 11% रहा। 26 सेल्स 22.3% बढ़कर 6185 सीआर हो गई, सपोर्टेड बाय ऑटो रिकवरी। जीएसटी 2.0 के बाद सीवी जीएसटी 28% से 18% हुआ, जिसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर सीवी सेल्स 21.5% बढ़ गई। रिस्क ये है कि ईवी शिफ्ट के साथ लेगेसी आइस प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो सकते हैं। अगर नए ईवी प्रोडक्ट्स स्केल अप नहीं हुए तो मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। ओवरऑल मिंडा कॉर्पोरेशन में मोमेंटम इंप्रूव हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक, फाइनेंशियल ईयर 30 तक 17,500 करोड़ का टारगेट और ईवी ऑर्डर्स ग्रोथ विजिबिलिटी देते हैं। वाइल ईवी ट्रांजिशन और लेगेसी आइस रिस्क की मॉनिटरेबल रहेंगे। फोर्थ कंपनी एक ऐसी बिजनेस स्टोरी है जहां एआई, सुपर कंप्यूटिंग और कैश साइकिल तीनों साथ में देखने पड़ेंगे। नेटवेब टेक्नोलॉजीज चार्ट पे मोमेंटम का सिग्नल डिकोड करते हैं। स्टॉक ने अक्टूबर 25 में ऑल टाइम हाई बनाया, फिर करेक्शन के बाद बेस फॉर्म किया। इस फेज में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वीक थी। अब स्टॉक ने प्रीवियस हाईज का डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 0 के ऊपर जाकर आउट परफॉर्मेंस सिग्नल दे रही है। ये ट्रेंड 4050 के नीचे इनवैलिड माना जाएगा। अब बिजनेस समझते हैं। अगर आपको एक नॉर्मल वेबसाइट चलानी है तो बेसिक सर्वर काफी होता है, लेकिन अगर इसरो को स्पेस सिमुलेशन करनी हो या किसी एआई स्टार्टअप को चैट जीपीटी जैसा मॉडल ट्रेन करना हो तो मैसिव सुपर कंप्यूटर्स और एआई सर्वर्स चाहिए होते हैं। नेटवेब बेसिकली यही हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है। नेटवेब एनवीडिया का सिलेक्ट ओईएम पार्टनर है जो इंडिया में ग्रेस सीपीयू और GH200 ग्रास हॉपर बेस्ड एआई सर्वर्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इनके क्लाइंट्स में आईआईटीज, इसरो, NMDC और बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। रेवेन्यू का लगभग आधा गवर्नमेंट ऑर्डर्स से आता है। फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स और नेट प्रॉफिट लगभग 9 टाइम्स ग्रो हुए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग रही है, लेकिन की क्वेश्चन ये है क्या कंपनी बिजनेस से कैश भी एफिशिएंटली जनरेट कर पा रही है? यहाँ कंसर्न दिखता है। पिछले 5 सालों का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सिर्फ 32% रहा, जो वीक कैश रियलाइजेशन को इंडिकेट करता है। ग्रोथ आउटलुक पर आए तो मैनेजमेंट आने वाले 2 सालों के लिए 35% से 40% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ और 13 से 14% एबिटा मार्जिन सस्टेन करने का गाइडेंस दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 27 की शुरुआत में ऑर्डर बुक लगभग 2400 करोड़ रुपए की है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यूज का 1.1 टाइम्स है। लेकिन कैश साइकिल को मॉनिटर करना जरूरी है। इन्वेंट्री डेज बढ़ने की वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल 84 डेज से 121 डेज तक स्ट्रेच हो गई। पेबल डेज इंक्रीज ने प्रेशर पार्टली ऑफसेट किया, लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिर भी बढ़ा। इसी गैप को फंड करने के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 0 थी अब 271 सीआर हो गई। ये नेसेसरली नेगेटिव नहीं है अगर इन्वेंट्री बिल्डअप फ्यूचर डिमांड या एक्सपेंशन के लिए है, लेकिन अगर इन्वेंट्री टाइमली सेल्स में कन्वर्ट नहीं होती तो कैश फ्लोज, फाइनेंस कॉस्ट और मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक पॉइंट है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रोमोटर होल्डिंग पिछले क्वार्टर के 71% से 66.9% तक कम हुई और स्टेक मोस्टली पब्लिक के पास आ गया। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। साथ ही टॉप 5 कस्टमर्स रेवेन्यू का 65 से 70% लाते हैं, इसीलिए किसी बड़े क्लाइंट का लॉस फाइनेंशियल्स पे हेवी इम्पैक्ट डाल सकता है। ओवरऑल नेटवेब का मोमेंटम इंप्रूव हुआ है। 2400 CR विजिबिलिटी, 35 से 40% ग्रोथ गाइडेंस और AI थीम पॉजिटिव्स हैं। वाइल कैश साइकिल 271 CR बोरोइंग, सप्लायर और कस्टमर कंसंट्रेशन की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। हमारी आज की लास्ट कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज थीम पर एक प्योर प्ले बेट, ACME सोलर होल्डिंग्स। टेक्निकल सेटअप देखें तो सितंबर 25 के हाई से स्टॉक लगभग 40% करेक्ट हुआ और रिलेटिव स्ट्रेंथ पे अंडर परफॉर्मेंस दिखी। अब वीकनेस टर्न होती हुई नजर आ रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ने आउट परफॉर्मेंस सिग्नल दिया है और स्टॉक ने प्रीवियस हाईज का ब्रेकआउट भी। ये ट्रेंड 295 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। अब बिजनेस मॉडल समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपने एक बिल्डिंग 25 साल के फिक्स्ड रेंट पे गवर्नमेंट को लीज पे दे दी। ACME सोलर भी सिमिलर मॉडल पे काम करती है। ये यूटिलिटी स्केल सोलर और विंड प्लांट्स बनाकर इलेक्ट्रिसिटी को 25 साल के PPAs के थ्रू NTPC जैसे गवर्नमेंट ऑफ टेकर्स को फिक्स टैरिफ पे बेचती है। फाइनेंशियल का ट्रेंड एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग है। ACME की सेल्स 23 तक डिक्लाइन हुई क्योंकि कंपनी एसेट मोनेटाइजेशन मोड में थी और ऑपरेशनल कैपेसिटी बेस रिड्यूस हुआ। 24 में न्यू कैपेसिटी का बेनिफिट 369 मेगावाट डाइवेस्टमेंट से ऑफसेट हो गया। 25 में प्रोजेक्ट्स कमीशन हुए लेकिन फुल ईयर कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। लेकिन फिर 26 में सेम कैपेसिटी का फुल इम्पैक्ट आया
पावर जनरेशन 61.1% बढ़ी और सेल्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए। अब ग्रोथ आउटलुक देखिए। ACME का बैटरी बिजनेस की ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। इनिशियली बैटरीज मर्चेंट बेसिस पे चलेंगी, जहां पीक आवर्स में पावर 8 से 10 रुपए पर यूनिट पर बेची जा सकती है, विद पोटेंशियल 75 से 80% एबिटा मार्जिन्स। अब रिस्क समझते हैं। कंपनी की 4.8 गीगावाट पाइपलाइन और बैटरी प्रोजेक्ट्स के लिए हैवी फंडिंग चाहिए, लाइकली 75-25 डेट इक्विटी मिक्स है। लैंड एक्विजिशन या ट्रांसमिशन डिलेज प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा सकते हैं और रिटर्न्स पे प्रेशर डाल सकते हैं। ओवरऑल कंपनी में मोमेंटम इंप्रूव हुआ है। 10 गीगावाट कैपेसिटी, 15 गीगावाट आवर BESS टारगेट और 12,475 करोड़ कैपेक्स ग्रोथ विजिबिलिटी देते हैं, वाइल एग्जीक्यूशन, फंडिंग और ट्रांसमिशन डिलेज की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। तो ये थी 5 कंपनीज जहां ब्रेकआउट के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ का आउट परफॉर्मेंस सिग्नल भी दिख रहा है। फाइनल लर्निंग सिंपल है, ब्रेकआउट और रिलेटिव स्ट्रेंथ यूजफुल सिग्नल्स हैं, बट फाइनल डिसीजन के लिए बिजनेस, ग्रोथ, कैश फ्लोज, डेट, एग्जीक्यूशन, रिस्क और वैल्यूएशन सब कुछ साथ में देखना जरूरी है। अपने फेवरेट स्टॉक का नाम हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.